हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। चलिए बच्चों, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पदार्थ, यहाँ पे कुछ वस्तुएं रखी हैं, इनको ध्यान से देखिए। एक पेड़ है जो एक तरफ झुका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है। आपने भी हवा को महसूस किया होगा। एक कटोरी है जिसमें कुछ भोज्य पदार्थ हैं, जिसकी सुगंध मेरे नाक तक आ रही है। एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें दूध है और इस दूध ने इस ग्लास को पूरी तरीके से भर लिया है, इसके पूरे ही स्थान को घेर लिया है। कुछ कपड़े सूख रहे हैं। ये कपड़े कैसे सूख रहे हैं? सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। जब भी आप बाहर जाते हो तो उसी ऊर्जा के कारण आपका शरीर गर्म हो जाता है। आपने उस गर्माहट को महसूस किया होगा। अब यहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है। ये कुर्सी बहुत सारे स्थान को घेरे हुए है और ऐसा लग रहा है ये बहुत भारी भी है। बगल में एक अलमारी को आप अच्छे से देख रहे हैं। इस अलमारी में भी कुछ वस्तुएं पड़ी हुई हैं। उन वस्तुओं ने भी कुछ स्थान को घेरा हुआ है। बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास 5 इंद्रियाँ हैं। कौन कौन सी? हमारी आँख, नाक, त्वचा, जीभ और कान। इन इंद्रियों के द्वारा हम जिन वस्तुओं को अनुभव करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं। हम अनुभव कैसे करते हैं? हम उन्हें छूते हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उनका सुगंध लेते हैं, हम उन्हें स्पर्श करते हैं या फिर हम उनका स्वाद लेते हैं। तो आप ये जान गए होंगे कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन वस्तुओं का अनुभव करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों, अभी हमने जाना कि हम पदार्थ को अपने आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा से महसूस कर सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पदार्थ में और कौन कौन से गुण होते हैं। मैंने एक ग्लास लिया और उस ग्लास को मेज़ पे रख दिया। उस ग्लास की वजह से मेज़ का कुछ हिस्सा भर गया, मतलब उस ग्लास ने उस मेज़ के उस हिस्से को घेर लिया। ग्लास क्या है? ग्लास को हम देख रहे हैं ना, तो ग्लास क्या हुआ? ग्लास पदार्थ हुआ। पदार्थ क्या करता है? स्थान को घेरता है। एक गमला रखा हुआ है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस गमले को उठा लूँ, पर फिर मैंने सोचा ये तो बहुत ही भारी है। इसका मतलब कोई भी पदार्थ में क्या होता है? भार होता है। वो भार कम भी हो सकता है, वो भार ज़्यादा भी हो सकता है। भार का अर्थ क्या है? भार का अर्थ है वज़न। जो वज़न उसके अंदर है वो क्या है? भार है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पदार्थ किन कणों से मिलकर बना हुआ है। मैंने एक ईंट ली। आप सब लोगों को पता है कि ईंट एक पदार्थ है। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे पाउडर बना दिया। क्या पदार्थ उसी पाउडर से मिलके बना है? नहीं। पदार्थ जिन कणों से मिलके बना है उन्हें आप देख नहीं सकते हो। वो इतने छोटे होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना की वह सूक्ष्मतम कण है जो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा परमाणु साथ में ही रहेगा, वो कभी अकेला नहीं रह सकता। बच्चों, जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं आपस में तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं ना। उसी तरीके से अगर हम 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। एक परमाणु लिया और उसमें एक परमाणु को और जोड़ दिया तो क्या बना? एक अणु बना। उसी तरीके से मैंने 2 परमाणु लिए। 2 छोटे छोटे परमाणु आप लोगों को दिख रहे हैं और मैंने और दूसरा परमाणु लिया और तीनों को जोड़ दिया तो भी क्या बना? एक अणु बना। इसका मतलब ये है कि जब हम 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु और अणु दोनों आपको समझ में आ गया? अब देखिए, हम अणु की परिभाषा बताते हैं। अणु क्या है?
वह किसी पदार्थ की संरचना की वह अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, पर अणु उससे भिन्न कैसे है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो अकेले कहीं भी रह सकता है, पर परमाणु अकेले कभी नहीं रह सकता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा है। यहाँ पे रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा क्या है? ठोस है। और एक बीकर रखा है, उसमें पानी है, जल है। जल ने बीकर के पूरे हिस्से को घेरा हुआ है और उसकी आकृति को ले लिया है। उसी को जब मैं इस कॉनिकल फ्लास्क में रख रही हूँ तो उस पानी ने इस कॉनिकल फ्लास्क के आकृति को ले लिया है। जो भी द्रव होते हैं, जिस भी बर्तन में आप उन्हें डालते हैं, वे उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस, आप सब लोगों को पता है हमारे वातावरण में जो वायु है उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं। अब हम इनके परमाणु की बात करते हैं। इनके परमाणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है ठोस, द्रव और गैस तीनों ही क्या हैं? पदार्थ हैं, अर्थात वो परमाणु से बने हुए हैं। और ये परमाणु कैसे व्यवस्थित हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठोस में आप देख रहे हैं कि इसके जो परमाणु हैं बहुत ही पास पास हैं, बहुत ही पास पास हैं। उसके बाद आप जब द्रव को देख रहे हैं तो ये परमाणु कुछ दूर चले गए हैं, और गैस में ये बहुत दूर चले गए हैं। ये जो स्थान है इसे अंतराणुक स्थान कहते हैं। इस स्थान की वजह से इनमें आकर्षण बल आता है। अगर ये स्थान बहुत कम रहता है तो उनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहता है, अर्थात ठोस में आकर्षण बहुत होता है, उसके परमाणु हमेशा पास पास रहते हैं। द्रव में ये आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा तो कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा ये आकर्षण बल ज़्यादा होता है। और गैस में अंतराणुक स्थान बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो आकर्षण बल है ये बिल्कुल नगण्य रहता है, अर्थात ज़ीरो रहता है, जिसकी वजह से जो वायु या हवा है उसके जो परमाणु हैं इतने दूर दूर रहते हैं कि उनमें बहुत सा स्थान रहता है और आप उन्हें आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठोस के परमाणुओं में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कह लो कि उनके परमाणुओं में बहुत दोस्ती है, वो एक दूसरे से दूर जाते ही नहीं हैं। यहाँ पे नीचे पत्थर रखा हुआ है। पत्थरों के कुछ आकार हैं, वे आकार निश्चित हैं। अगर वो मोटे हैं तो वो मोटे ही रहेंगे, अगर वो चपटे हैं तो वो चपटे ही रहेंगे, अगर गोल है तो वो गोल ही रहेगा। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, शक्कर के जो छोटे छोटे दाने हैं एक ही आकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है और आयतन भी ठोस का निश्चित होता है। यदि मेरे पास 2 किलो शक्कर है तो वो 2 किलो ही शक्कर होगा, चाहे मैं उसको इस डब्बे में रखूँ चाहे उसे मैं बाहर रखूँ, वो 2 किलो ही रहेगा, उसकी आयतन निश्चित है। द्रव में क्या होता है? द्रव में आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की तुलना में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। मैंने पानी लिया, पानी को मैंने ग्लास में डाला तो वो ग्लास के आकार का हो गया, उसे कटोरी में डाला तो वो कटोरी के आकार का हो गया, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। यदि मेरे पास 1 लीटर तेल है तो वो 1 लीटर तेल मैं अगर किसी बॉटल में डाल रही हूँ तो भी वो 1 लीटर तेल ही रहेगा, और यदि मैं उसे किसी भगोने में डाल रही हूँ तो भी वो 1 लीटर ही तेल रहेगा। उसका आयतन क्या है? निश्चित है। दूसरा, द्रव में एक और गुण होता है, ये बहुत ही तरल होता है, इसमें बहाव होता है। मैं 1 गिलास पानी को नीचे गिरा दूंगी, वो बहने लग जाएगा, उसमें क्या होता है? बहाव होता है। इसका मतलब ठोस में क्या ये बहाव था? नहीं, ठोस में ये बहाव नहीं था। गैस में आकर्षण बल होता ही नहीं है, मतलब उसमें आकर्षण बल जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब जो उसके परमाणु हैं उनमें बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ठोस जो है उनके परमाणु में इतनी दोस्ती है कि वो एकदम पास पास रहते हैं, लेकिन गैस में क्या है? गैस के जो परमाणु हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से
ना उसकी आकृति निश्चित है, ना उसे आप देख पा रहे हो, ना ही उसका आयतन निश्चित है। उदाहरण, जैसे मैं इस कमरे में हूँ, इस कमरे में क्या है, वायु भरी हुई है, गैस भरी हुई है। मुझे नहीं पता ये किस आकृति की गैस है। मैं क्या इसको देख पा रही हूँ? मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ। और साथ ही साथ इसका आयतन भी निश्चित नहीं है। तो मुझे लगता है अब आप ठोस, द्रव, गैस में आसानी से भेद कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों के बारे में पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस गतिविधि के बाद आप तत्वों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 सिक्के हैं। पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का। अब मैं इन सिक्कों में इनके परमाणुओं को ध्यान से देखती हूँ, ये किस तरह के हैं। क्या हर सिक्के के परमाणु एक जैसे हैं या अलग हैं? सबसे पहले सिक्के के सारे परमाणुओं को मैंने देखा, ये सारे परमाणु एक जैसे हैं। उसी प्रकार दूसरे और तीसरे सिक्के को आप ध्यान से देखिए। दूसरे सिक्के के सारे परमाणु में एक चिन्ह बना हुआ है, AgAg, और सारे परमाणु क्या है, एक जैसे हैं। उसी तरीके से तीसरे में भी क्या है, चिन्ह बने हुए हैं और सारे परमाणु एक जैसे हैं। इसका मतलब तत्व एक ऐसे पदार्थ हैं जिनके परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब मैं सोने के सिक्के को लेती हूँ और मैं इसे पिघला देती हूँ, तो मुझे वापस क्या मिलेगा? मुझे वापस सोना ही मिलेगा। क्या मुझे कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा? नहीं, मुझे वही पदार्थ मिलेगा जिससे मैंने उसको तोड़ा है। मतलब वह पदार्थ जिससे किसी भी अन्य सरल पदार्थ में भी मैं विभाजित नहीं कर सकती हूँ, वो क्या होता है? तत्व होता है। तत्व जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे मैंने ठोस के यहाँ 3 उदाहरण आपको बताए ही, सोना, चांदी, तांबा, उसी तरीके से एल्युमिनियम जिससे आपका कुकर बनता है। ये सब क्या है? ठोस तत्व हैं। अब द्रव तत्व की बात करते हैं। द्रव तत्व, जब आपको बुखार लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपके तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। थर्मामीटर में जो नीचे की तरफ बल्ब होता है उसमें एक द्रव होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं। मरकरी भी क्या है? एक तत्व है। मरकरी एक ऐसा तत्व है जो कि द्रव है। तीसरा हम आते हैं गैस पे। ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेने में लेते हैं वो भी क्या है? तत्व है। हमारे पृथ्वी पर 118 तरह के तत्व पाए जाते हैं। मतलब हर तत्व एक दूसरे से क्या है? भिन्न है और उनमें एक ही तरह के परमाणु हैं। कुछ तत्वों के नाम तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हीलियम, सोना। ये सारे तत्वों के नाम आपको याद हो गए और आप ये भी जान गए कि तत्व क्या होते हैं। बच्चों, जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक मुट्ठी एक तत्व लिया और दूसरा तत्व मुझे पता ही नहीं है मैंने कितना लिया और दोनों को आपस में मिला दिया। हमेशा 2 या 2 से अधिक तत्व जब हम लेते हैं तो उसे हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। उसका अनुपात निश्चित होता है। चलिए हम एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 गैसीय तत्व लिए हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। मैं 2 परमाणु हाइड्रोजन के ले रही हूँ और 1 परमाणु ऑक्सीजन का ले रही हूँ और मैं इन्हें मिला करके क्या बना रही हूँ? एक यौगिक बना रही हूँ जिसका नाम क्या है? जल है। जब मैं इस यौगिक को बना रही हूँ तो इस यौगिक का जो गुण होगा वो इसके तत्वों से एकदम भिन्न होगा। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, दोनों ही गैसें ज्वलनशील गैसें हैं। मतलब अनुकूल परिस्थिति आने पर ये दोनों गैसें क्या करती हैं? जलती हैं या फिर जलने में सहायक हैं। लेकिन जल या फिर पानी, इसका क्या गुण है? ये तो आग को बुझाता है। मतलब एकदम उल्टा। इसका मतलब यौगिक के जो गुण होते हैं उससे, जिन तत्वों से मिलके वो बना होता है, उनके गुणों से क्या होते हैं? एकदम भिन्न होते हैं। कुछ और यौगिक कौन कौन से हैं? नमक, शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस आप सांस लेते वक्त छोड़ते हो, वो भी क्या है? यौगिक है। बच्चों, आप अब लोग अपनी कॉपी खोलिए और देखिए हमने इस पाठ के कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा। हमने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, परमाणु पढ़ा, अणु पढ़ा, तत्व और यौगिक पढ़ा।
आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।